हेलो बच्चों, आज के वीडियो में हम अध्ययन करेंगे सहलग्नता के संबंध में जो परिकल्पनाएं समय समय पर वैज्ञानिकों द्वारा दी गई थी उनके बारे में। तो सहलग्नता की खोज करने का वास्तविक श्रेय जो जाता है वह जाता है बैट्सन और पुर्नेट को, जिन्होंने अपने प्रायोगिक प्रमाण से सहलग्नता के संबंध में जो प्रायोगिक प्रस्तुतिकरण किया है उसी के आधार पर बाद में मॉर्गन और उनके सहयोगियों ने सहलग्नता का गुणसूत्रीय सिद्धांत दिया था। तो बैट्सन और पुर्नेट ने 1906 में एक सहलग्नता से संबंधित प्रयोग किया था मीठा मटर पर, लेथायरस ऑडोरेटस जिसका वैज्ञानिक नाम है। इन्होंने मीठा मटर में जो प्रयोग किया था इसमें इन्होंने दो प्रयोग किए थे। दो प्रयोग में से एक से सिद्धांत निकला था युग्मन का और दूसरे से सिद्धांत निकला प्रतिकर्षण का। तो इन्होंने दो ट्रेड्स लिए थे, दो लक्षण लिए थे मटर के पौधे का। एक लिया था पुष्प का रंग एक दूसरे के विपर्यायी और दूसरा लिया था परागकण का आकार। तो इन्होंने क्रॉस कराया। पहला प्रयोग जब इन्होंने किया था तो क्रॉस कराया था नीला पुष्प लंबा परागकण और लाल पुष्प गोल परागकण के बीच में। इनको संकेत दिया कैपिटल बी कैपिटल बी, कैपिटल एल और इनका अप्रभावी जो था वह था स्मॉल बी स्मॉल एल। यहाँ देखिएगा कि दोनों जो प्रभावी एलील हैं वह एक ही पौधे पर उपस्थित हैं। तो यहाँ पर युग्मक बनेगा कैपिटल बी कैपिटल एल, यहाँ पर युग्मक बनेगा स्मॉल बी स्मॉल एल। तो ये हो गए जनक और ये हो गए इनके क्या युग्मक। इनके बीच में होगा क्रॉस। इनके बीच में जब क्रॉस होगा तो F1 पीढ़ी प्राप्त होगी और F1 पीढ़ी जब प्राप्त होती है तो इन दोनों के बीच में जब क्रॉस कराते हैं तो एक संकर संतति प्राप्त होती है। और ये संकर संतति जो होती है F1 पीढ़ी की वो कैसा दिखाई देता है, नीला पुष्प होता है और लंबा परागकण वाला पौधा प्राप्त होता है। ये नीला पुष्प और लंबा परागकण वाला जो पौधा होता है ये F1 पीढ़ी जो होती है जब इनका परीक्षार्थ संकरण कराया जाता है, टेस्ट क्रॉस कराया जाता है किसके साथ, दोहरे अप्रभावी जनक के साथ। टेस्ट क्रॉस हमने पढ़ा हुआ है। दोहरे अप्रभावी जनक के साथ जब F1 संतति का क्रॉस कराते हैं, उनके साथ संकरण कराते हैं तो उसी को टेस्ट क्रॉस या परीक्षार्थ संकरण कहा जाता है। परीक्षार्थ संकरण जो होते हैं इसमें हमेशा 50-50 का अनुपात आता है, अर्थात जितने भी संतान होंगे वो कैसे होंगे, 50-50 होंगे। अर्थात 50% संतान जो होंगे वह एक जनक के जैसे और 50% संतान जो होंगे वो दूसरे जनक के जैसे प्राप्त होते हैं। लेकिन जब यहाँ पर बैट्सन और पुर्नेट ने प्रयोग किया तब इन्होंने देखा कि जब ये टेस्ट क्रॉस करा रहे हैं तो यहाँ पर नीला पुष्प और लंबा परागकण जो वाले पौधे होते हैं F1 पीढ़ी के, इनसे 4 प्रकार के युग्मक प्राप्त होते हैं, जबकि जो लाल पुष्प और गोल परागकण वाला पौधा है इनसे केवल एक ही प्रकार का युग्मक जो है वो निर्मित होता है। अब इनके बीच में जो संततियां बनेंगी जो प्राप्त होंगी वो कुछ इस प्रकार से होंगी। एक संतति प्राप्त हो रहा है वह है नीला और लंबा, दूसरा संतति है नीला व गोल, तीसरा है लाल लंबा और चौथा है लाल गोल। यहाँ पर जो अनुपात प्राप्त हुआ है वह मेंडल के अनुसार जो अनुपात मिलते हैं वैसे प्राप्त नहीं हो रहे हैं। यहाँ पर जो जनक के समान लक्षण वाले जो संतति हैं वह ज्यादा मात्रा में प्राप्त हो रही है 7 के रेशियो में। बिल्कुल वैसे ही जो अप्रभावी जनक है उनके जैसा ही जो संततियां हैं वो भी 7 की संख्या में प्राप्त हो रही है और नए संयोजन वाले जो संतति हैं वह प्राप्त हो रहे हैं 1-1 के अनुपात में। तो इसका क्या अर्थ निकल रहा है, एक ही जनक से प्राप्त प्रभावी व अप्रभावी एलील में, प्रभावी एलील व अप्रभावी एलील में साथ साथ अगली पीढ़ी में या युग्मकों में जाने की प्रवृत्ति होती है और इसको कहा जाता है युग्मकीय युग्मन। तो इस प्रकार से ये सहलग्नता का प्रदर्शन करते हैं। दूसरा बैट्सन और पुर्नेट ने जो प्रयोग किया था उसको नाम दिया प्रतिकर्षण। अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया था कि एक नीला पुष्प गोल परागकण वाला पौधा लिया था। यहाँ पर देखेंगे तो एक प्रभावी लक्षण दूसरा अप्रभावी लक्षण, ये दोनों साथ साथ है इस पौधे में। और दूसरा लक्षण लिया था लाल पुष्प और लंबा परागकण,
यहाँ पर भी एक अप्रभावी है और दूसरा प्रभावी है। तो यहाँ पर एक प्रकार का युग्मक बनेगा कैपिटल बी स्मॉल एल, और यहाँ पर एक युग्मक बनेगा स्मॉल बी कैपिटल एल। तो इस प्रकार से ये दोनों युग्मक जब बनते हैं और दोनों के बीच में संकरण की क्रिया होती है, तो यहाँ जो संतति प्राप्त होती है F1 पीढ़ी में, वो कैसी प्राप्त हो रही है? कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल एल स्मॉल एल। अर्थात लक्षण कैसे होंगे? दोनों कैपिटल वाले जो होंगे वह अपने लक्षणों को यहाँ पर प्रदर्शित करेंगे। तो नीला पुष्प और लंबा परागकण वाला F1 पीढ़ी जो होता है वो यहाँ पर प्राप्त होता है। जब इस F1 संतति का क्रॉस कराया जाता है, पुनः यहाँ पर क्या कराएंगे? टेस्ट क्रॉस कराते हैं। जब F1 संतति का टेस्ट क्रॉस कराते हैं दोहरे अप्रभावी जनक के साथ, तब यहाँ पर भी जो अनुपात प्राप्त होता है वह वैसा नहीं प्राप्त होता जैसा कि मेंडल बताते हैं। यहाँ पर जो अनुपात प्राप्त हो रहा है वो कैसा है? देखिए 1:7:7:1 के अनुपात में यहाँ पर संततियां प्राप्त होती है, जिसमें से जो अधिक मात्रा में प्राप्त संततियां है वो कैसी है? अपने जनक के समान है। अर्थात नीला पुष्प और गोल परागकण, ये वाले संतति जो है वो ज्यादा मात्रा में 7 के अनुपात में प्राप्त हुआ है। ठीक वैसे ही लाल पुष्प लंबा परागकण वाली संतति जो है वो भी 7 के अनुपात में प्राप्त हो रहे हैं। तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जब अलग अलग जनक से जो प्रभावी और अप्रभावी एलील प्राप्त होते हैं, तो दोनों प्रभावी एलील जो होंगे या दोनों अप्रभावी एलील जो होंगे वे क्या हो जाएंगे? स्वतंत्रता पूर्वक युग्मक बनाते हुए अगली पीढ़ी में जाते हैं। तो इसको कहा जाता है क्या? प्रतिकर्षण। तो इस प्रकार से बेटसन और पुनेट ने सहलग्नता के संबंध में एक अवधारणा प्रस्तुत करके प्रायोगिक सत्यापन प्रस्तुत किया। सहलग्नता के संबंध में जो दूसरा परिकल्पना दिया गया था वह था मॉर्गन के द्वारा। मॉर्गन ने सटन की इस अवधारणा को कि जीन्स जो होते हैं वो गुणसूत्र पर स्थित होते हैं और गुणसूत्र के साथ में एक साथ वह अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। तो सटन की इस परिकल्पना को इन्होंने अपने प्रयोग के द्वारा सिद्ध किया, और मॉर्गन ने जो प्रयोग किया था उसके लिए उन्होंने चुनाव किया था ड्रोसोफिला का। इन्होंने ड्रोसोफिला में दो विपरीत लक्षण वाले ड्रोसोफिला के बीच में इन्होंने क्रॉस कराया था। एक था ग्रे शरीर अवशेषी पर पंख या पर, इनका क्रॉस कराया था इन्होंने किसके साथ में? काले शरीर और सामान्य पंख। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया? ग्रे शरीर अवशेषी पंख वाले मेल को, नर ड्रोसोफिला को लिया, और यहाँ पर काले शरीर सामान्य पंख वाले मादा ड्रोसोफिला को इन्होंने लिया। चलिए इसको संकेत दे देते हैं, ब्लैक से ले लेते हैं कैपिटल बी स्मॉल वी। यहाँ पर जो ग्रे शरीर जो होगा यह प्रभावी है, और यहाँ पर काला शरीर जो होगा वह उसके सामने अप्रभावी है, जबकि अवशेषी पंख जो है वेस्टिजियल विंग्स जो होंगे वह अप्रभावी रहेंगे किसके सामने? सामान्य पंख के सामने। यहाँ पर युग्मक निर्माण होगा किस प्रकार? कैपिटल बी स्मॉल वी और यहाँ स्मॉल बी कैपिटल बी। F1 पीढ़ी बनाते हैं। चलिए F1 पीढ़ी जो प्राप्त हो रही है, अब यहाँ पर जो F1 पीढ़ी प्राप्त होगी कैपिटल बी स्मॉल वी कैपिटल बी स्मॉल वी। अब ये कैसे होंगे? यह होंगे ग्रे शरीर और सामान्य पंख वाले। इस प्रकार से ये यहाँ पर F1 पीढ़ी जो प्राप्त हो रही है वो कैसे प्राप्त हो रही है? ग्रे शरीर व सामान्य पंख वाली प्राप्त हो रही है। जब इस F1 संतति जो है इनका टेस्ट क्रॉस कराते हैं, F1 पीढ़ी का टेस्ट क्रॉस कराते हैं किसके साथ? दोहरे अप्रभावी के साथ। तो यहाँ पर मॉर्गन ने क्या किया? दो प्रयोग किया था। यहाँ पर भी इन्होंने इनको मेल और फीमेल जो है उनका चुनाव करके, तो पहला प्रयोग जो था जिसमें F1 पीढ़ी जो था वह था मेल और दोहरा प्रभावी जो था वह था फीमेल में। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में क्रॉस कराते हैं। तो F1 पीढ़ी से प्राप्त मेल कैसा है? ग्रे शरीर वाला है और सामान्य पंख वाला है, जबकि दोहरे अप्रभावी में कौन से लक्षण होंगे? स्मॉल बी
जो है काले शरीर का लक्षण, और स्मॉल वी जो है अवशेषी पंख के लक्षण। अब इनके बीच में क्या हो रहा है, टेस्ट क्रॉस हो रहा है। इनके बीच में जब टेस्ट क्रॉस कराया मॉर्गन ने, तो यहाँ पर उन्होंने पाया कि जो अनुपात है या जो संततियां प्राप्त हो रही हैं, यहाँ पर केवल 2 प्रकार की संतति जो थी वो मॉर्गन को प्राप्त हुई थी। 2 प्रकार की संतति में एक था ग्रे शरीर अवशेषी पंख वाले, और दूसरे थे काले शरीर और सामान्य पंख वाले। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो संतान प्राप्त हुए हैं वो पूरी तरह से किसके समान है, अपने पुराने जनक के समान है। इसका मतलब यहाँ पर सहलग्नता जो थी वह कैसी थी, पूरी तरह से थी। यहाँ पर कोई भी जीन विनिमय की प्रक्रिया नहीं हुई, जिसके कारण पूरी तरह से जनक के समान ही संततियां प्राप्त हुई और पुनर्संयोजित प्रकार की संतति प्राप्त नहीं हुई, और इसको कहा जाता है पूर्ण सहलग्नता। पूर्ण सहलग्नता जो होती है, इसमें क्या होते हैं, जीन्स जो होते हैं या एलील जो होते हैं, इनमें किसी भी प्रकार की विनिमय की क्रिया नहीं हो पाती है। अर्थात ये एलील गुणसूत्र में इतने पास पास स्थित होते हैं कि इनमें विनिमय की क्रिया नहीं हो पाती है, और वो पूरी तरह से एक साथ ही अपने युग्मक में जाते हैं और एक जैसे ही लक्षण को प्रदर्शित करते हैं। दूसरा प्रयोग जब मॉर्गन ने किया, तब इन्होंने अब क्या लिया था, F1 पीढ़ी में ये ग्रे शरीर और सामान्य पंख वाली क्या ले लिया था, उन्होंने मादा को लिया था, फीमेल को, मादा ड्रोसोफिला F1 पीढ़ी के, ग्रे शरीर व सामान्य पंख वाले, और इनका टेस्ट क्रॉस कराया था उन्होंने दोहरे अप्रभावी नर के साथ में। ये थे नर, दोहरे अप्रभावी नर के साथ। यहाँ पर मॉर्गन को जो अनुपात प्राप्त हुआ है या उन्होंने प्रतिशत के रूप में जो संततियां देखा है, उनमें उन्होंने चारों प्रकार के संतति प्राप्त किए थे। तो मॉर्गन ने जो 4 प्रकार के संतति यहाँ प्राप्त किया था वो कुछ इस प्रकार से हैं, ग्रे शरीर व अवशेषी पंख, इनके प्रतिशत था 41.5%। ठीक वैसे ही काले शरीर और सामान्य पंख, ये संतति जो थे वो भी कैसे प्राप्त हुए, 41.5% की मात्रा में प्राप्त हुए थे। अब यहाँ पुनर्संयोजित प्रकार के संततियां भी प्राप्त हुई, जिसमें ग्रे शरीर और सामान्य पंख, ये संतति जो प्राप्त हुए थे वह हुए थे 8.5% में। और ठीक उसी प्रकार से दूसरा जो संतति था पुनर्संयोजित प्रकार का, काला शरीर व अवशेषी पंख, ये प्राप्त हुआ था 8.5%। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी जो पुनर्संयोजन की जो मात्रा है वह भी कैसी है, बहुत ही कम मात्रा में है। कैसे, जनकी संयोजन की तुलना में। लेकिन यहाँ पर कुछ मात्रा में जीन विनिमय की प्रक्रिया हुई, जिसके कारण चारों प्रकार की संतति जो है वो प्राप्त हुई है। हालांकि जो जनकी संयोजन वाले संततियां हैं वो ज्यादा मात्रा में प्राप्त हुए हैं, और पुनर्संयोजित संततियां जो है वह कम मात्रा में प्राप्त हुए हैं। तो इस प्रकार से जब जीन्स जो होते हैं वो जीन विनिमय करते हैं और पुनर्संयोजित प्रकार की संततियां प्राप्त हो, तब ये कहलाता है अपूर्ण सहलग्नता। तो इस प्रकार से मॉर्गन ने ड्रोसोफिला पर प्रयोग करके बताया था कि सहलग्नता जो होते हैं वो भी 2 प्रकार के होते हैं, एक पूर्ण सहलग्नता और दूसरा अपूर्ण सहलग्नता। तो नर ड्रोसोफिला जो है वह क्या करते हैं, पूर्ण सहलग्नता का प्रदर्शन करते हैं, किसकी तुलना में, मादा ड्रोसोफिला की तुलना में। तो ये मादा ड्रोसोफिला जो है वह कुछ मात्रा में जीन विनिमय करती हैं युग्मक बनाते समय, इसीलिए तो 4 प्रकार का युग्मक इनसे प्राप्त हुआ, और इसीलिए संततियां जो है वह पुनर्संयोजित प्रकार की भी प्राप्त हुई है। अब देखते हैं जीन विनिमय और पुनर्संयोजन क्या होता है। जब हमने देखा था कि मॉर्गन ने जो प्रयोग किया या मेंडल ने जो प्रयोग किया था, इनमें जनक से अलग प्रकार के लक्षण वाले संतति भी प्राप्त
हो रहे हैं। तो इसका कारण होता है जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया। ये क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया जो होती है वह होती है अर्धसूत्रीय विभाजन। अर्धसूत्रीय विभाजन का जो प्रोफेज 1 होता है उसके पैंक्रेटिन अवस्था में। तो क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया जो होती है वह होती है समजात गुणसूत्रों के, ये जो है वो समजात गुणसूत्र है। ये समजात गुणसूत्र जो होते हैं यह जब अर्धसूत्रीय विभाजन होता है तो एक दूसरे के पास पास आते हैं। समजात गुणसूत्रों में से एक गुणसूत्र जो होगा वह मातृ से होगा और दूसरा गुणसूत्र जो होगा वह पितृ से प्राप्त होता है। ये दोनों समजात गुणसूत्र जो होते हैं इस अवस्था में इसके पहले की प्रोफेज की जो लैप्टोटीन अवस्था होती है, जाइगोटीन अवस्था होती है, इस समय ये जोड़ा बनाते हैं और उसके पश्चात में ये क्या करते हैं, इनके जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं इनके बीच में खंडों की अदला बदली होती है। तो जो समजात गुणसूत्र जो होते हैं उनके नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के मध्य जो जीनों की अदला बदली होती है इसी को कहा जाता है जीन विनिमय। और इसके परिणाम स्वरूप जो नए संयोजन वाले संतति प्राप्त होते हैं इसको कहा जाता है पुनर्संयोजन। तो यहाँ पर जो समजात गुणसूत्र होते हैं उनके अर्ध गुणसूत्र जो होते हैं वो स्पष्ट दिखाई देते हैं। ये 4 अर्ध गुणसूत्र दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। और नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स क्या होते हैं, देखो इस गुणसूत्र का ये दोनों अर्ध गुणसूत्र जो होंगे वो सिस्टर क्रोमैटिड्स कहलाएंगे। ठीक उसी प्रकार से इस वाले गुणसूत्र के ये दोनों अर्ध गुणसूत्र जो होंगे वो सिस्टर क्रोमैटिड्स। और यहाँ पर इस गुणसूत्र का ये अर्ध गुणसूत्र और इसका ये वाला अर्ध गुणसूत्र ये आपस में क्या कहलाएंगे, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। और इन्हीं के बीच में होगी खंडों की अदला बदली। तो यहाँ पर खंडों की अदला बदली जब होती है तो ये समजात गुणसूत्र जो होते हैं पहले एक दूसरे के पास आते हैं। तो इनके जो बाहर वाले जो खंड होते हैं, भाग होते हैं, इनके बीच में कोई अदला बदली नहीं होती है। इनके जो अंदर भीतर वाले भाग जो होते हैं इन्हीं के बीच में खंडों की अदला बदली होती है। तो जब ये पास आते हैं तो ये किन्हीं बिंदु पर आपस में क्या हो जाते हैं, संलग्न हो जाते हैं। तो जिस बिंदु पर ये आपस में संलग्न होते हैं वह बिंदु या पॉइंट जो होता है वह कहलाता है क्या, कियज्मा। जिन बिंदुओं पर नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स आपस में संलग्न बिंदु बनाते हैं वो कहलाता है कियज्मा या संलग्न बिंदु। तो जब कियज्मा का निर्माण हो जाता है तो यहाँ पर जो खंड होते हैं इन्हीं की अदला बदली होती है। तो यहाँ पर खंडों की अदला बदली जब होगी, जब पास पास आते हैं तो कियज्मा का निर्माण होता है और कुछ समय पश्चात इनमें आपस में विकर्षण होना प्रारंभ होता है। जब समजात गुणसूत्रों में विकर्षण होगा तो ये एक दूसरे से क्या होंगे, दूर होंगे। जब ये एक दूसरे से दूर होते हैं तो कियज्मा बिंदु पर जो खंड आपस में जुड़ा हुआ है वो जो होते हैं वो टूट जाते हैं और टूट करके ये फिर से जुड़ते हैं। तो फिर से जुड़ने की ही प्रक्रिया में ये क्या हो जाते हैं, अदला बदली हो जाती है। और फिर से जुड़ने की प्रक्रिया में ही एक अर्धगुणसूत्र का कुछ खंड जो होता है टूटकर दूसरे अर्धगुणसूत्र के साथ जाकर जुड़ जाता है और इसका टूटा हुआ खंड जो होगा वह इस गुणसूत्र के साथ आकर जुड़ जाता है। तो इस प्रकार से नए संयोजन वाले संतति जो होंगे वह इसी के कारण प्राप्त होते हैं। तो यहाँ 4 प्रकार के युग्मक बन रहे, देखिए ए स्मॉल बी बन रहा है, स्मॉल ए कैपिटल बी और यहाँ कैपिटल ए स्मॉल बी और यहाँ पर कैपिटल ए कैपिटल बी। तो इस प्रकार से 4 प्रकार के युग्मक जो होते हैं वह निर्मित होते हैं और इसी के कारण जो संतति होती है वह अपने जनक से अलग लक्षण जो है वो प्रदर्शित करती है और इनको पुनर्संयोजित लक्षण कहा जाता है।